अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं मोहम्मद अजमल खान हूँ। मैं अपने इस चैनल के थ्रू ऐसे की कोचिंग, चाहे वो पीएमएस का ऐसे हो या सीएसएस का, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, तहसीलदार का हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंग्लिश ऐसे हो, या किसी भी पोस्ट का, आई मीन पीपीएससी या एफपीएससी की किसी भी पोस्ट का इंग्लिश ऐसे हो, उसकी कोचिंग और उसकी एवेल्यूशन के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के थ्रू, इस चैनल की वसादत से आप तक इंसाइटफुल, यूजफुल और बेनिफिशियल कंटेंट पहुंचाता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे को एवेल्युएट करूंगा जो कि एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक तो अंदाजा कर पाएंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप इंग्लिश ऐसे कैसे लिखते हैं। इस ऐसे के अंदर कुछ मिस्टेक्स होंगी जो मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो स्पॉट करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। एक ऐसे के अंदर आउटलाइन कैसे ड्रा की जाती है, एक ऐसे का इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होने चाहिए, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ऐसे का कंक्लूजन कैसे करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप इस एवेल्युएशन लेक्चर के बाद यू विल कम टू नो, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैंने जिस पेपर को मैं एवेल्युएट करने जा रहा हूँ, जिस ऐसे को, मैंने उसके अंदर कैंडिडेट को 40 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए। यानी ये वो कैंडिडेट है कि जो अगर इसी तरह पेपर लिखता है पीएमएस का या सीएसएस का, वैसे ये पीएमएस का ऐसे बच्चे ने लिख के मुझे भेजा है। अगर आप इस तरह ऐसे लिख के पेपर में आते हैं तो आई गारंटी यू कि आप अपने ऐसे को पास कर लेंगे, चाहे ये पीएमएस का ऐसे हो या सीएसएस का। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे होंगे कि मैंने इस कैंडिडेट को यहाँ पे, लेट मी मेक इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इस ऐसे के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कैंडिडेट को 100 में से 40 मार्क्स दिए। हमारा ऐसे का टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट ने लिखा रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूएस इजराइल एंड ईरान वार। आजकल की जो यूएस और इजराइल आपस में उनका कोलिशन है, और उस ईरान के अगेंस्ट जो कि वार चल रही है मिडल ईस्ट में, इस हवाले से इसकी रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस टॉपिक के ऊपर कैंडिडेट ने ऐसे लिखा। पहले देखते हैं कि उसकी आउटलाइन कैसी है। आउटलाइन में उसमें पहली हेडिंग दी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर उसने थीसिस स्टेटमेंट लिखी कि यूएस इजराइल एंड ईरान वार हैज फॉर रीचिंग जियोपॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक implications not only for the region but also globally। यहाँ पे जो उसने लिखा है फॉर द रीजन बट आल्सो फॉर द ग्लोब लिखना चाहिए, क्योंकि उसने रीजनली एंड ग्लोबली एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि उसने लिखा फॉर द रीजन, उसके बाद उसने उसे लिखना चाहिए था बट आल्सो फॉर द ग्लोब। बट ओवरऑल थीसिस बड़ी कॉम्पैक्ट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, जिसके अंदर उसने बताया है कि इसराइल और यूएस मिलके जो ईरान के अगेंस्ट वार कर रहे हैं, इसकी जियोपॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो है इम्प्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ इस खत्ते के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, बल्कि पूरी ग्लोब के लिए। तो ग्लोबली की बजाय अगर वो लिखता बट आल्सो फॉर द ग्लोब, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो पैरेलल स्ट्रक्चर यही बनता है। क्योंकि उसने पहले लिखा नॉट ओनली फॉर द रीजन, तो रीजन आया तो बाद में ग्लोब आएगा। अगर वो लिखता नॉट ओनली रीजनली बट आल्सो ग्लोबली, तो फिर रीजनली और ग्लोबली, रीजन और ग्लोब, ये बनता है पैरेलल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम देखते हैं, उसने दूसरी हेडिंग दी आउटलाइन में, एन ओवरव्यू ऑफ द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक वो पैराग्राफ लिखेगा इंट्रोडक्शन के बाद कैंडिडेट, और उसमें जो ऑन गोइंग वार है, जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस, अमेरिका और ईरान के दरमियान में, उसके ऊपर एक ओवरव्यू देगा कैंडिडेट। तीसरी हेडिंग उसने दी है कि रीजनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूएस इजराइल एंड ईरान वार। उसके बाद उसने कॉलर नहीं दिया, मैंने कॉलर लिख के उसको इंसर्कल कर दिया कि यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे उसने सब हेडिंग्स दी हैं। तो जब आपकी हेडिंग हो और उसके नीचे सब हेडिंग हो, तो वो जो आपकी हेडिंग होती है, अगर वो फ्रेज की शक्ल में है, जैसे उसने दिया कि रीजनल इम्प्लीकेशन ऑफ द इसराइल, यूएस इजराइल एंड ईरान वार, तो उसके बाद कॉलन जो है वो देना लाजमी होता है। अब देखते हैं कि उसकी पहली जो है सब आउटलाइन, और उसने कितनी सब आउटलाइन दी है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कैंडिडेट्स को रिकमेंड करता हूँ
कि अगर कोई तीसरी हेडिंग है और उसकी सब हेडिंग है तो उसको 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से दें। अगर आपकी दूसरी हेडिंग मेन है और उसकी सब हेडिंग है तो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से दें, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। अच्छा, अब जो है उस कैंडिडेट ने बताया कि रीजनल इम्प्लीकेशंस जो है इस वार की, उसमें पहली बात उसने लिखी, ट्राइपार्टाइट वार हैज़ एक्सपैंडेड अक्रॉस द मिडल ईस्ट। ठीक है, सेंटेंस की शक्ल में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने लिखा, द ऑनगोइंग वार प्रूव्ड दैट द यूएस मिलिट्री डोमिनेंस इज अ वल्नरेबिलिटी नॉट अ रिलायबिलिटी इन द रीजन। ये भी ठीक है, ये भी उसने ओरिजिनल बात कर दी है। इट हैज़ चेंज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द यूएस ऑफ द वेस्ट एशियन रीजन। ये बात भी ठीक है, ये भी सेंटेंस की शक्ल में है। चौथी बात उसने लिखी, द कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज प्राइस हाइक एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जहां उसने दो बातें लिख दी हैं, अगर वो ये लिखता द कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन दैट वाज सफिशिएंट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर ही प्राइस की हाइक्स वगैरह जो है, जो इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, वो उसके अंदर वो पैराग्राफ में लिख देगा। तो यहाँ पे सब आउटलाइन में दो बातें नहीं लिखी जाती, जैसे प्राइस हाइक एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया कि इसको ये प्राइस हाइक लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको प्राइस हाइक भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा। तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा जो है वो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्रंच का ही एक मैनिफेस्टेशन है। लिहाजा उसे लिखना चाहिए, द कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। सब आउटलाइन में हमेशा एक ही पॉइंट लिखा जाता है, क्योंकि हर सब आउटलाइन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाता है और हर पैराग्राफ में एक ही जो है आर्गूमेंट होता है, यूनिटी ऑफ आर्गूमेंट जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ में। लिहाजा हर सब आउटलाइन के अंदर एक पॉइंट होगा, तो यही जो सब पॉइंट्स हैं, यही जो सब हेडिंग है, ये हर आने वाले पैराग्राफ का क्या बनेगा, टॉपिक सेंटेंस बनेगा। और टॉपिक सेंटेंस में हमेशा एक ही वर्ड, एक ही आर्गूमेंट, एक ही पॉइंट, एक ही स्टांस दिया जाता है। उसके बाद उसने लिखा पांचवा पॉइंट, द वार हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ये भी ठीक है। अब इसने ये 5 पॉइंट दिए हैं रीजनल इम्प्लीकेशन में, आगे देखते हैं कि उसने चौथी हेडिंग जो दी है वो है ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ द वार। अब ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ द वार, ये भी चूंकि फ्रेज है, मेन हेडिंग है, तो इसके बाद कॉलन देना चाहिए, जो कैंडिडेट ने नहीं दिया। मैंने कॉलन दे के उसको इंसर्कल कर दिया कि कॉलन यहाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे सब पॉइंट्स आ रहे हैं। जब एक पॉइंट के मेन हेडिंग के नीचे सब पॉइंट्स आ रहे हो, तो उस जो हेडिंग अगर फ्रेज की शक्ल में है तो उसके आगे कॉलन हो, और उसके नीचे आप देखते हैं कि फोर्थ जो हेडिंग है, जो ग्लोबल इंप्लीकेशंस है इस वार की, उसके जो सब पॉइंट्स कौन से उसने दिए, उसने फिर एबीसी की शक्ल में दिए। रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि 4 पॉइंट के नीचे जो पॉइंट्स होंगे वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे, सब हेडिंग, और वो 4.1, 4.2 और 4.3 इस तरीके से दें। तो उसने देखते हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या दी है इस वार की। उसने पहली बात की है कि द वार हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन एनर्जी मार्केट्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। अब एनर्जी मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ी वसी टर्म है, उसके अंदर ही एनर्जी मार्केट्स को वो पैराग्राफ में डिस्कस कर सकता है। लिहाजा जहाँ पे एक ही पॉइंट आएगा, मैंने तभी इसको अंडरलाइन किया है, द वार हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद लिखें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं सब हेडिंग्स, इनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाता है ऐसे के अंदर, और ये जो सब हेडिंग होती हैं इसमें जो सेंटेंस लिखा जाता है वही आपके आने वाले पैराग्राफ जो आप ऐसे में लिखेंगे उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और ये जो सब हेडिंग होती हैं, जैसे 4 हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है, ये बेसिकली इस बात की तर्जमानी कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट बाद में ऐसे लिखेगा, उसमें जो पैराग्राफ लिखेगा उसमें वो पैराग्राफ इन्हीं लाइन से स्टार्ट हो रहे होंगे। आने वाले पैराग्राफ्स जो होंगे, बॉडी पैराग्राफ, उनके टॉपिक सेंटेंसेस यही होते हैं। और टॉपिक सेंटेंस में छोटा सा सेंटेंस लिखा जाता है, प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट, और उसमें दो पॉइंट्स कभी नहीं होते, एक ही पॉइंट होता है। हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है। वो कहाँ से हम लेते हैं? इसी आउटलाइन से लेते हैं। और आउटलाइन में कहाँ पे? सब हेडिंग में। तो सब हेडिंग में एक सेंटेंस के अंदर एक ही पॉइंट होना चाहिए, एनर्जी मार्केट्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी नहीं, एक ही टर्म लिखें, बड़ी टर्म लिखें, ग्लोबल इकोनॉमी। आगे दूसरा उसने पॉइंट दिया, द मेजर रैमिफिकेशन इंक्लूड्स। तो उसने चूंकि लिखा रेमिफिकेशन, मैंने उसके साथ एस लिख दिया, क्योंकि उसने बाद में लिखा इंक्लूड्स। तो अब रेमिफिकेशन चूंकि एक तो नहीं है, काफ़ी सारी रेमिफिकेशन या इम्प्लीकेशंस हैं, लिहाजा रेमिफिकेशन की बजाय रेमिफिकेशंस लिखें। द मेजर रेमिफिकेशंस इंक्लूड्स द रिफ्ट बिटवीन द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न एंड रीजनल अलायंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसने लिखा, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ठीक किया है, गलत नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रीजन ना दें।
जो सब आउटलाइन है उनको बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज रखें। रीजन जो है वो कहाँ पे देंगे आप, पैराग्राफ के अंदर देंगे, और वो भी टॉपिक सेंटेंस में नहीं देंगे। टॉपिक सेंटेंस सिर्फ इतना होना होना काफी है। द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, सिंपली फुल स्टॉप। ये आपके एक पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बनेगा। उस पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस बनेगा उसमें आगे जो दो तीन सेंटेंसेस में वजाहत करेंगे, उसमें लिखेंगे बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स। अच्छा, आगे जो उसने पॉइंट दिया फोर्थ, वो है द अग्रेशन ऑफ यूएस इजराइल against Iran has also challenged the foundation of international system of post World War II। उसके बाद नेक्स्ट उसने पॉइंट दिया है, ये सारी ग्लोबल implications आ रही हैं। The war has caused speculations among weaker states about their sovereignty and future security। सिंपली सॉवरेनिटी का वर्ड काफ़ी है, दो बातें लिखने की जरूरत नहीं है। जब सॉवरेनिटी के बारे में वो तमाम जो छोटे ममालिक हैं, जो कमज़ोर ममालिक हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर ईरान का ये हाल हो रहा है और ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है तो फिर हमारा भी बड़ी बुरा ही हशर हो जाएगा अगर हमारे पास हम न्यूक्लियर स्टेटस अचीव नहीं करते। तो वो उनको अपनी सॉवरेनिटी के बारे में क्या है खदशात लायक हो गए हैं। लिहाजा ये लिखें, द वार हैज़ कॉज स्पेकुलेशंस अमंग वीकर स्टेट्स अबाउट देयर सॉवरेनिटी, फुल स्टॉप। आगे ये फ्यूचर सिक्योरिटी न लिखें, क्योंकि एक जो सब आउटलाइन होती है उसको प्रिसाइज होना चाहिए, शार्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो जो फ्यूचर सिक्योरिटी है वो सॉवरेनिटी का ही एक सब बात है, सब हेडिंग है। अच्छा, आगे उसने फिफ्थ हेडिंग दी कंक्लूजन। ये तो आउटलाइन होगी, और ये ज़बरदस्त आउटलाइन है, जिसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने रिकमेंडेशन दी या जो जो चीज़ें मिस्टेक्स थी जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि इस कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ क्या है, क्योंकि हमने कैंडिडेट ने पहली हेडिंग दी इंट्रोडक्शन की, उसके बाद उसने दी कि ओवरव्यू दूंगा जो ऑनगोइंग वार है। फिर उसने तीसरे हेडिंग में दी उसकी रीजनल इम्प्लीकेशन जो पांच दी, और फिर उसने ग्लोबल इम्प्लीकेशन दी चौथे पॉइंट में, जिसके नीचे उसने सब पॉइंट दिए पांच, और फिर उसने कंक्लूड किया। तो देखते हैं कि उसने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पूरे ऐसे को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो देखते हैं कि उसने कहा एसोप्स फेबल, ये एक फेबल है, एक फिक्शनल स्टोरीज है, कि उसमें एक वुल्फ है वो जो चाहता है कि वो एक लैम को खाए। In Aesop's fable, a wolf wants to eat a lamb, although the lamb presents logical arguments regarding its innocence. The wolf ignores them, them की बजाय it लिखें क्योंकि एक लैम की बात हो रही है, and eat it anyway, using its superior strength to overcome the victim। को वो लैम जो है वो बताता रहता है कि मैं बड़ा इनोसेंट हूँ, अपने बड़े लॉजिकल आर्गुमेंट्स देता है, लेकिन जो वुल्फ है वो उसको, क्योंकि वो अपने वो सुपीरियर है, वो स्ट्रेंथ यूज करता है, और वो उसकी तमाम आर्गुमेंट्स लॉजिकल आर्गुमेंट के बगैर, जिसमें वो साबित करने की कोशिश करता है लैम कि मैं बड़ा वीक हूँ, कमज़ोर हूँ और इनोसेंट हूँ, तो मुझे ना खाया जाए, लेकिन फिर भी वुल्फ उसको खा जाता है। कैंडिडेट ने एनालॉजी ड्रॉ की और साथ कहा द स्टोरी ऑफ फेबल्स symbolizes the harsh reality of international politics where power often overrides justice and logic. The recent US-Israel aggression against Iran is the practical manifestation of the tale. In the contemporary era of globalization, the wars are not isolated. आइसोलेटेड के साथ अगर लिखें फिनोमेना तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इन द कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द वार्स आर नॉट आइसोलेटेड फिनोमेना। उसके बाद लिखें, उसने कैंडिडेट ने लिखा लाइक वाइज, यानी इसी तरह यूएस इजराइल एंड ईरान वार हैज फॉर रीचिंग रीजनल एंड ग्लोबल इंप्लीकेशन, जो उसकी थीसिस स्टेटमेंट थी। फिर उसने आगे बात लिखी फुल स्टॉप करके कि रीजनल रेमिफिकेशंस इंक्लूड, उसने मुख्तसर यहाँ पे लिखा कि रीजनल एम्प्लीफिकेशन इंक्लूड द एक्सपेंशन ऑफ ट्राइपार्टाइट वार टू द होल रीजन, vulnerabilities of the US military dominance and changing security architecture of the Middle East, full stop. Moreover, Mazid Bra, the ongoing tensions have also dire economic and humanitarian repercussions, full stop. Consequently, the global community has not remained immune to the implications of the war, full stop. It has profound effects on global uh, global security and उसने ग्लोबल सिक्योरिटी एंड उसने आगे लिखा ग्लोबल सिक्योरिटी एंड एनर्जी मार्केट्स। फिर उसने आगे लिखा डिस्पाइट इट के बाद उसने लिखा डिस्पाइट इट ongoing tensions is causing rift between जो ongoing tension है उसने कहा कि ये rift कॉज कर रहे हैं between
Western community and has challenged, हैज की बजाय क्योंकि टेंशंस का वर्ड पहले आ चुका है, तो यहाँ हैव लिखे हैं, हैव चैलेंज्ड। क्या किस चीज को उसने चैलेंज किया है, जो ऑनगोइंग वार है, इन टेंशंस ने हैव चैलेंज द फाउंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, उसके बाद उसने जो नेक्स्ट हेडिंग दी है, नेक्स्ट नॉट नॉट हेडिंग, नेक्स्ट उसने जो पैराग्राफ स्टार्ट किया है, ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ उसका कंप्लीट हो गया। उसमें उसने लिखा है, सिंस द इलीगल सेटलमेंट ऑफ Jews in the heart of the Palestine, the region has been in perpetual chaos, ठीक है। Despite it, the age-old mantra of the US to change regimes for its vested interest in another factor responsible for this chaos. On the contrary, Iran war Iran was the only country which did not bow down against these powers. Therefore, in the last of the Feb की बजाय लिखें in the end of Feb, the US-Israel miscalculated aggression against the Iran has indulged. Has के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो indulge की बजाय लिखें indulged the whole in the entire region into the war. The ongoing war has severe regional and global implications, full stop. नेक्स्ट उसने पैराग्राफ लिखा है कि ये उसने बेसिकली ऑनगोइंग एक किस्म का ओवरव्यू दिया है। उसके बाद उसने कहा कि वन ऑफ द रीजनल implications, अब वो रीजनल implications स्टार्ट उसने शुरू कर दी हैं कि वन ऑफ द रीजनल implication of the war includes its vertical and horizontal expansion. The tripartite war of US, Israel and Iran has flamed. ये ट्राईपार्टाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ईरान भी है, इसराइल भी है, अमेरिका भी है, तीन ममालिक हैं। तो tripartite war of the USA, Israel and Iran has flamed up the entire region of the West Asia. Iran's retaliatory strikes on the US military bases in Kuwait, UAE, Qatar, Jordan and Saudi Arabia have expanded the scope and diameter of the war. Hence, war is no more limited between the three parties but to the entire region. फिर उसके बाद उसने लिखा है कि अदर implications include the vulnerabilities of the presence of the USA military bases in the region. Once these bases were considered as the shields of defense, comma, has now become the phenomena of the speculation. Iranians retaliatory strikes on these bases in the region are the legitimate targets की बजाय legitimate moves, क्योंकि retaliatory जो strikes हैं वो moves है ना कि target है। फिर उसने लिखा था GCC, मैंने जहाँ लिखा कि इसको expanded form में लिखें, मुखफ़फ़ या abbreviations कभी भी ना लिखें। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बजाय कैंडिडेट्स लिख रहे होते हैं FDI, तो FDI ना लिखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखें। तो द GCC को भी ओपन करके एक्सपेंड करके लिखें। द GCC कंट्रीज आर ऑन द क्रॉस रोड। These vulnerabilities of the US military architecture will shape the future geopolitical and strategic relations between GCC countries and the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब USA की बजाय लिखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कैंडिडेट ने लिखा। नेक्स्ट उसने लिखा कि डिस्पाइट इट, अब डिस्पाइट इट की कोई सेंस नहीं बनती, फर्दर मोर की बनती है, क्योंकि डिस्पाइट इट उस वक्त कहा जाता है कि जब पहले कोई बात की जा रही हो और उसके अपोजिट कोई बात की जा रही हो, तो या उसके बाद में कोई ऐसी बात की जा रही हो कि जो पहली बात से ज़रा वो हो, उसके कंट्रेरी पॉइंट पे हो, तो यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था फर्दर मोर द ऑनगोइंग वार हैज़ चेंज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द वेस्ट एशियन रीजन, क्योंकि उसने नया नया पॉइंट बेसिकली उसने ऐड किया है। दिस इज सो बिकॉज द यूएसए को लिखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या सिर्फ अमेरिका लिख दें। दिस इज सो बिकॉज अमेरिका वाज द सोल प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी टू द शेखडम्स, जितनी भी शेख रियासतें हैं, शेख जो हैं। द जीसीसी कंट्रीज डिड नॉट डू एनीथिंग नोटेबल, यहाँ नोटेबल के स्पेलिंग गलत है तो ई नहीं आता नोटेबल में, नोटेबल टू बिल्ड इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट द फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ द सऊदी अरेबिया। This war has proved that the sole reliance on external powers for its defense and survival do not work in the arena of ग्लोबल पॉलिटिक्स। एज प्रोफेसर, अब उसने प्रोफेसर का हवाला दिया आगे किसी प्रोफेसर का कि द प्रोपोनेंट ऑफ रियल पॉलिटिक्स, उसने जो रियल पॉलिटिक्स का जो दावेदार है उसने अजर्टेड की, उसने ये बात बावर कराई दैट इन द एरा ऑफ रियलिज्म द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ एनी नेशन आर डिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल नहीं, इनडिस्पेंसिबल, नागुजीर है, जो इनएविटेबल है, इनडिस्पेंसिबल
फुल स्टॉप। हैंस दिस वॉर विल लेफ्ट, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, विल लीव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द जीसीसी कंट्रीज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट उसने लिखा है मोर ओवर द कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज प्राइस हाइक एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो इसमें दो पॉइंट्स नहीं होते। पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है इसमें लिखें मोर ओवर द कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, फुल स्टॉप। उसके बाद उसकी एक्सप्लेन उसको करें कि दिस इज सो बिकॉज द रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया रिलाई मोस्टली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। अदर नोटेबल, यहाँ नोटेबल का फिर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक जो है साइड साथ लिखी हुई है कि नोटेबल में या नोटिसेबल में ये दोनों जो वर्ड होते हैं उसमें ई नहीं होता। द अदर नोटेबल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीज कंट्रीज, जो जीसीसी कंट्रीज है, इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसेस, ऑल दीज फैक्टर्स। अब उसने कैंडिडेट ने जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा तो आप लिखें कि ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली हिट बाय impacts of the war। आगे उसने लिखा है इन एडिशन जीसीसी कंट्रीज मेनली डिपेंड अपॉन imported household commodities, full stop। therefore trade disruptions has also impacted। अब क्योंकि ट्रेड डिसरप्शंस ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो इसके बाद आएगा हैव। द therefore trade disruptions have also impacted the import of the basic household commodities and resulted in price hike। उसके बाद उसने लिखा है नया पैराग्राफ कि इन एडिशन टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी द वॉर हैज आल्सो कॉज सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड नॉट ओनली, इट के बाद जो है ना जब भी वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ एस लगाएंगे तो इट इंक्लूड की बजाय आएगा इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स बट आल्सो द फूड इनसिक्योरिटी इन द जो भी लिखा हुआ है आगे उसने लिखा इन द वॉर टॉर्न, यस, इन द वॉर टॉर्न रीजन्स, अटैक्स ऑन द सेंसिटिव ऑयल faculties, sorry, facilities, attacks on the sensitive oil facilities exacerbated the already volatile situation, full stop। according to the WHO chief, damage to petroleum facilities in Iran risks contaminating food, water and air that can have severe health implication। कि ये जो WHO के चीफ ने कहा कि ये जो पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं उससे उस एरिया का वाटर और एयर और जो फूड है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर उसने लिखा कि मोर ओवर मजीद बरा, अकॉर्डिंग टू UNHRC सैड। अब या तो हम लिखेंगे कि हेड ऑफ UNHRC सैड या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू UNHRC चीफ। तो फिर उसने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू UNHRC और साथ उसने ये भी लिखा सैड दैट। तो यहाँ पे उसने चीफ का कोई वर्ड जिक्र नहीं किया तो अथॉरिटी का जिक्र करें कि अकॉर्डिंग टू UNHRC चीफ एज मैनी एज। तो ये सैड दैट की बजाय या तो अकॉर्डिंग टू लिखें या सैड दैट लिखें कि चीफ ऑफ UNHRC सैड दैट, या लिखें अकॉर्डिंग टू UNHRC चीफ कॉमा एज मैनी एज 3.2 मिलियन पीपल हैव बीन forcibly displaced and more than 1500 civilians have been killed, full stop। hence the war has severe humanitarian impacts which will continue to impact civilian lives। ओके हो गया। नेक्स्ट उसने लिखा है डिस्पाइट, डिस्पाइट बाय की बजाय, डिस्पाइट की बजाय लिखें अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि पहली बातों में इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आइडिया होता है कि कैंडिडेट ने एक बात और ऐड की है तो यहाँ पे डिस्पाइट की बजाय लिखा जाता है अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू। अपार्ट फ्रॉम रीजनल implications, full comma, the ongoing war has profound global ramifications, full stop। these ramifications, अब उसके बाद उसने ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब में लगाया दीज रेमिफिकेशन आर लिखा जाएगा, आर नॉट ओनली लिमिटेड टू इकोनॉमी बट आल्सो इंक्लूड जियोपॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्फेयर्स। फिर अब वो ना अब जो जो ग्लोबल रेमिफिकेशंस है, क्योंकि उसने ये बात की है कि अपार्ट फ्रॉम रीजनल इम्प्लीकेशन ग्लोबल रेमिफिकेशन भी कुछ है तो अब वो ग्लोबल रेमिफिकेशन गिनवाएगा हर पैराग्राफ में एक एक करके कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा द वॉर हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स एंड सप्लाई चेन्स। अब दो बातें उसने लिखी है, एक ही बात लिखी मैंने यहाँ साथ लिखा है कि राइट वन पॉइंट इन TS बना दे फिर टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है तो इसमें एनर्जी मार्केट्स एंड सप्लाई चेन्स की बजाय सिर्फ एनर्जी मार्केट लिख दें या ग्लोबल मार्केट लिख दें या ग्लोबल सप्लाई चेन्स लिख दें सिंपली कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, फुल स्टॉप। द रीजन ऑफ द मिडल ईस्ट इज वाइडनली, वाइडनली नहीं होता वर्ड, वाइडली होता है, इज वाइडली known for its importance in energy sector, full stop। Strait of Hormuz is an important
choke point of global oil and gas supply. Around 20% of the global energy transports through this strait daily. The closure of the Strait of Hormuz left the entire region into the oil shortage. owing to this का मतलब कि इस वजह से oil prices hit $119 per barrel in first 5 days of the closure of the strait. The increase in the oil and gas prices translate into hike of the prices of essential commodities. Hence, this war has significant global economic implications. ठीक हो गया। दूसरा दूसरा पैराग्राफ उसने लिखा, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ उसने लिखा कैंडिडेट ने। नेक्स्ट पैराग्राफ उसने लिखा, द अदर मेजर रेमिफिकेशन ऑफ द वार इंक्लूड्स। यहाँ पे रेमिफिकेशन चूंकि एक नहीं है, उसके बाद और भी काफी सारी रेमिफिकेशंस हैं, तो लिखे द मेजर रेमिफिकेशंस, इसको प्लूरल करें, ऑफ द वार इंक्लूड्स। चूंकि पहले रेमिफिकेशंस प्लूरल आ चुका है, तो उसके बाद इंक्लूड्स नहीं आएगा, इंक्लूड आएगा। द अदर मेजर रेमिफिकेशंस ऑफ द वार इंक्लूड, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें वर्ब जो है वो उसके साथ एस चाहिए, नहीं लगाया जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द अदर मेजर रेमिफिकेशंस ऑफ द वार इंक्लूड द रिफ्ट बिटवीन यूएसए एंड इट्स वेस्टर्न एंड रीजनल अलायंसेस। द वेग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएस क्लियरली शोज, क्योंकि पहले आ चुका है ऑब्जेक्टिव्स, उसने सब्जेक्ट लगा दिया ऑब्जेक्टिव्स। द वेग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएसए क्लियरली, तो यहाँ शोज नहीं आएगा, शो आएगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब के साथ एस चाहिए, नहीं लगाएगा। द वेग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएस क्लियरली शो द इट्स इन्वेस्टमेंट इन the war on the behalf of Israel. The miscalculated aggression of the USA Israel has backfired. Now the both countries, जब दो कंट्री होते हैं तो उसके बाद हैज नहीं लगाया जाता, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बाद हैव लगाया जाता है। द बोथ कंट्रीज हैव रिमेन फेल्ड, फेल की बजाय लिखेंगे फेल्ड, टू अचीव their vague objectives. Full stop. The demand of President Trump from its Western allies for helping in open the Strait of Hormuz and the negation of UK, France, Australia, and Japan for involvement in the conflict has caused a rift between has caused a rift. उसके बाद उसने लिखा the rift challenge the hegemonic status of USA and will have significant impacts on global politics. ये बात ठीक है। उसके बाद उसने लिखा moreover the ongoing war may threaten the global security because of the involvement of the major powers. On one hand, USA and Israel, the two major military powers, are showing aggression against a non-nuclear state. On the other hand, China and Russia are proving की बजाय providing लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। On the other hand, China and Russia are providing military, diplomatic and intelligence support to Iran. This is so because instability in Iran will ultimately weakens की बजाय लिखें will ultimately weaken द साइनो रशिया, यानी कि चाइना और रशिया के जो रिलेशनशिप होंगे, इन्फ्लुएंस इन द रीजन। दिस इज सो बिकॉज instability in Iran will ultimately weaken the Sino-Russia influence in the region. Hence, the involvement of the major nuclear powers continues directly or indirectly in prolonged war may threaten global security. और नेक्स्ट उसने प्रकार लिखा है कि अदर ग्लोबल रेमिफिकेशंस इंक्लूड द डिटीरियोरेटिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, द इंटरनेशनल ऑर्डर दैट वाज फाउंडेड इन 1945, जब वर्ल्ड वॉर टू जो ख़त्म हुई थी 1939 से 1945 तक थी, उस वक्त एक इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्डर दैट वाज फाउंडेड इन 1945 which favor rule based international system is now under threat. Full stop. The reason is that the USA was, अब यहाँ पे उस कैंडिडेट ने एक मिस्टेक की है। द रीजन इज दैट द यूएसए वाज वन ऑफ द सोल प्रोपोनेंट्स। अब सोल का मतलब ही वन होता है, तो चूंकि पहले वन इस्तेमाल हम कर चुके हैं, द रीजन इज दैट द यूएसए वाज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ दैट सिस्टम। जब वन पर लिखा जा चुका हो तो बाद में सोल लिखना, तो हम लिखेंगे द रीजन इज दैट द यूएसए वाज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ दैट सिस्टम। द recent aggression of the USA, first in the Venezuela and now in Iran, is undermining the importance of international institutions. As Secretary General of UNO pointed out या pointed, उसके बाद उसने कैंडिडेट ने यहाँ पे कॉमा लगाना है, उसके बाद वो इन्वर्टेड कमाज में लिखेगा कि वी आर लिविंग थ्रू अ पीरियड ऑफ chaos and change. Full stop. The international order that defines security relations for nearly 8 decades is
शिफ्टिंग रैपिडली। और यूनाइटेड का मास क्लोज करके उसने यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उसकी बात को कोट कर दिया। हेंस यूएसए इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट ए सॉवरन इंटरनेशनल इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंटरनेशनल रूल बेस्ड सिस्टम। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंडिडेट ने लिखा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ जब हम लिखते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें द नहीं आता, ये होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉमा द वॉर हैज। ये गलत लगाम है, अक्सर कैंडिडेट इसमें द लगाते रहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नहीं होता, लास्ट बट नॉट लीस्ट द वॉर हैज कॉज स्पेकुलेशंस among weaker states about their sovereignty and security। तो यहाँ एक ही लफ्ज देखें क्योंकि ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, उसमें एक ही पॉइंट होगा। हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है और उसमें एक ही पॉइंट होता है, दो बातें नहीं होती। हाँ, उसकी आगे वजाहत करते हुए जब दो तीन लाइनें लिखेंगे तो उसमें आप उसमें दूसरा वर्ड लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आप समझते हैं कि लिखना बहुत ही जरूरी है। कि लास्ट बट नॉट लीस्ट द वॉर हैज कॉज स्पेकुलेशंस अमंग वीकर स्टेट्स अबाउट देयर सोवरेनिटी, फुल स्टॉप, सिक्योरिटी ना लिखें। दिस इज सो, क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस है उसमें एक ही पॉइंट होगा। दिस इज सो बिकॉज द किलिंग ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सेट अ न्यू norm of the aggression in international order. These new normals will force weaker states to develop their military capabilities uh, and may uh, lead to the proliferation. Hence the war may shape the global security इंफ्रा आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिरी उसने पैराग्राफ को क्लोज किया है, ऐसे को कंक्लूड किया है, टू इनकैप्सुलेट, या लिख सकते हैं इन नटशेल, या टू टू कंक्लूड या टू इनकैप्सुलेट, ये सारे वर्ड ठीक है। टू इनकैप्सुलेट एक अच्छी टर्म है। द ऑनगोइंग वार इन द, अब ये कैंडिडेट अपने पूरे ऐसे को कंक्लूड कर रहा है इंतहाई मुख्तसर अंदाज में, जरा देखिएगा। द ऑनगोइंग वार इन द वेस्ट एशिया has multifaceted regional and global ramifications, full stop. In the region, these implications are not only confined to economic and humanitarian domains, but also extend to political and strategic spheres, full stop. Globally, comma, the war is reshaping security and hegemonic architecture of the world and inserting immense pressure on international political economy, full stop. Hence द कंक्लूजन ऑफ द वार विल ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल लैंडस्केप, कि जैसे ही ये वार कंक्लूड होगी उससे पूरी दुनिया का जो ग्लोबल लैंडस्केप है वो क्या होगा, यकसर तब्दील हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कैंडिडेट ने ऐसे लिखा। हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है, जो टॉपिक सेंटेंस है, वो इख्तिसार के साथ कैंडिडेट ने लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, और उसने डायरेक्ट जो भी उस पैराग्राफ के अंदर उसका स्टांस होना चाहिए उसने उस पैराग्राफ के शुरू में पहले सेंटेंस में लिखा है। जो इस पूरे ऐसे के अंदर जो चीज़ मैंने नोट की है कि कैंडिडेट ने इस पूरे ऐसे को लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ा नहीं है। अगर ये कैंडिडेट अपने ऐसे को एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट 15 मिनट पहले लिख लेता है, यानी कि अपने वक्त मुकर्रर से पहले, और इसको एक मिनट दोबारा पढ़ लेता है, तो जहां उसने वर्ब नहीं लगाया होगा वहां वर्ब लगा देगा। जहां उसको लगता है कि मैंने अल्फाज जो हैं एक्स्ट्रा कुछ लगा दिए तो उसको वो क्रॉस कर सकता है, या उसको किसी तरीके से ओमिट कर सकता है, या उस वाइटनर के जरिए, जैसे भी वो मुनासिब समझे। तो अगर आपने ऐसे अपने टाइम मैनेजमेंट ऐसे कि ऐसे करें कि आप 10-15 मिनट पहले कंक्लूड कर रहे हो, रादर देन कि आपसे इन्विजिलेटर जो है वो पेपर खींच रहा हो, चाहे पेपर आपका पीएमएस की इंग्लिश ऐसे हो, या सीएसएस की इंग्लिश ऐसे हो, या असिस्टेंट डायरेक्टर का, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ऐसे को 10-15 मिनट पहले ख़त्म करें और एक मरतबा उसको पढ़ें। जब लिख रहे होते हैं तो उस टाइम कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, लेकिन हम इतनी तेज़ी से लिख रहे होते हैं कि वो स्किप हो जाती हैं। जब हम दोबारा उसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हम खुद ब खुद लिख देते हैं कि जी हमसे चीज़ ओमिट हो गई है, स्किप हो गई है। अब मैंने कुछ सजेशन दिए हैं इस कैंडिडेट को, और मैंने नंबर इसको दिए हैं 40 आउट ऑफ 100, और ये कैंडिडेट जो है वो इजीली अपना ऐसे को क्वालिफाई कर सकता है पीएमएस और सीएसएस में। मैंने कुछ सजेशन दिए हैं, वो यहाँ पे नोट कर लें आप सब लोग, कि इन टॉपिक सेंटेंसेस, हर प्रकार का जो पहला सेंटेंस होता है, यूज वन पॉइंट। हाँ, इन एक्सप्लेनिंग टॉपिक सेंटेंस, वो जो हर प्रकार का पहला सेंटेंस होता है उसकी आगे वजाहत की जाती है अगले दो तीन सेंटेंसेस में। यू मे चूज टू एक्सपेंड, उसमें आप बाकी अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह ट्राई टू री रीड योर रिटर्न ऐसे, स्पेयर टाइम फॉर रिवीजन ऑफ योर रिटर्न कंटेंट टू अवॉइड मिस्टेक्स। अगर आप अपने ऐसे को दोबारा पढ़ लें तो वो मिस्टेक्स भी हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं जो कि हमसे तवक्को नहीं की जा रही होती। हम मेंटली तौर पर समझते हैं कि हम वो लिख चुके हैं, लेकिन कहीं पे हम
सिनोनिम को, सॉरी, कहीं पे प्लूरल को हम सिंगुलर लिख चुके होते हैं, कहीं वर्ड सिंगुलर लिखना होता है तो हम प्लूरल लिख चुके होते हैं, और कहीं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम स्किप कर चुके होते हैं, कहीं हैव की जगह हैज़ या कहीं हैज़ की जगह हैव लगा चुके होते हैं, जो कि हमें पता होता है कि जहाँ हैज़ आएगा या हैव आएगा, लेकिन जल्दी में हमें चूंकि इतनी वो नहीं होता, हमारा फोकस नहीं होता, या हमारा फोकस होता है कि हमने ऐसे को कंक्लूड करना है, तो जब रिवीजन करेंगे तो हैज़ को हैव को हैज़, और सिंगुलर को प्लूरल, प्लूरल को सिंगुलर हम कर सकते हैं अगर हमें लगता हो कि हम मिस्टेक कर चुके हैं तो। और आखिरी बात, बाकी सेकंड लास्ट बात, कि ट्राई टू राइट वन ऐसे एवरी वीक। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो लोग अपने ऐसे को पास करने की पोजीशन में हैं, लाइक दिस कैंडिडेट सुल्तान, तो आप लोग अपना हर ऐसे को हर वीक में एक ऐसे लिखें और उसको एवेल्युएट करवाएं। प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन नोइंग योर वीक एरियाज या ग्रे एरियाज एंड विल इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। जब बार बार लिखेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा लिख पाएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद अजमल खान, इस चैनल की वसातत से मैं ऐसे की कोचिंग और एवोल्यूशन करता रहता हूँ। आजकल जो मेन स्ट्रीम अकेडमीज़ हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जो बिग सिटीज़ जो भी हैं पाकिस्तान के, उनमें जो मेन स्ट्रीम अकेडमीज़ हैं वहाँ पे आपके एक ऐसे की एवोल्यूशन 1500 से 2000 रुपये में की जाती है। अगर आप मुझसे एवेल्यूएट करवाएंगे तो इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव रेट के ऊपर मैं आपके ऐसे को एवेल्यूएट कर सकता हूँ। एंड आई विल कीप ऑन लेटिंग यू नो कि आपके ग्रे एरियाज या लेकुनाज या वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अगर अभी भी कोई क्यूरी है या क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, अपनी क्यूरी लिखें, ताकि मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसे की एवेल्यूशन करवाना चाहते हैं या ऐसे के बारे में जानना चाहते हैं कि टॉपिक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, आउटलाइन कैसे ड्रा की जाती है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एक ऐसे का कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, एक ऐसे के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं और उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं कम्पेटिव एग्जाम्स के हवाले से, खासतौर पे इंग्लिश ऐसे की एवेल्यूशन और कोचिंग के हवाले से, या CSS और PMS की जो बाकी कंपलसरी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे की एवेल्यूशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो का पहला कमेंट होगा, उसको मैं पिन कर दूंगा, और उसके अंदर बेसिकली मेरा एवोल्यूशन प्लान है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ऐसे एवोल्यूशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो का जो फीडबैक है उसके लिए भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के मुझे अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आने वाली वीडियोस में कुछ नए और कैंडिडेट्स के इंग्लिश ऐसे जो हैं उनको एवेल्यूएट करके अपलोड करूंगा, ताकि आपको एवेल्यूशन देख के भी आइडिया हो जाए कि ऐसे के अंदर कैंडिडेट्स कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।